यह बेटा आज दिनांक 19 जनवरी 2021 और हम हमारी क्षितिज पुस्तक के पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रची गई 2 कविताएं उत्साह और अट नहीं रही यहाँ पर पढ़ेंगे। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादलों को माध्यम बनाना, बादलों को माध्यम इसलिए बनाया गया है क्योंकि निराला जी का मुख्य विषय है बादल, मतलब वो बादलों पर कविताएं लिखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बादलों के माध्यम से लोगों को आह्वान किया है कि तुम अपने भीतर जो शक्ति छिपी है उस शक्ति का प्रयोग लोगों के जीवन में जो कष्ट हैं उन कष्टों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाओ। दूसरी जो कविता है वो प्रकृति से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने फाल्गुन मास के जो मादक सौंदर्य है उसका वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, सबसे पहले कवि परिचय बेटा। त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक हुई थी जो इन्हीं के गांव में महिषादल में हुई थी। उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से अपने आप में डेवलप किया। स्वाध्याय मतलब खुद अध्ययन किया, साधन नहीं होते हैं, है ना, तो खुद इन्होंने अध्ययन किया और संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। ये संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे प्रणेता थे। दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी, ओके, एक सब्जेक्ट होता है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का आपस में क्या रिश्ता है? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का आपस में क्या रिश्ता है? राहुल, दीपक, जतिन, तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है? गुरु शिष्य, ठीक है ना। अब गुरु कौन था? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर कौन सी संस्था की स्थापना की थी? विवेकानंद जी ने। अरे गुरु के नाम पर इतना मैंने बड़ा हिंट दे दिया। अरे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेटा, ठीक है। विवेकानंद को क्यों याद किया जाता है? हाँ, उन्होंने वेदों की ओर लौटो, है ना, उन्होंने मतलब भारतीय संस्कृति को लोगों के बीच फैलाया था। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों के बीच में याद की जाती है, हम ही नहीं, विदेशों में। कहाँ पर? शिकागो, है ना। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर जो स्पीच दी थी, शिकागो की उसी यूनिवर्सिटी में जहां उन्होंने स्पीच दी थी बेटा, तो जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों पर उनके भाषण के शब्द लिखे गए हैं। जो मुख्य उन्होंने भारतीय संस्कृति के शब्द वहां पर बोले थे, वो शब्द उन सीढ़ियों पर लिखे हुए हैं। ओके, सर्च करना और पढ़ना इस बारे में, ठीक है। निराला का जीवन बहुत ही दुखों से भरा रहा। उनके वैवाहिक जीवन के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई और थोड़े ही दिनों बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई। 1961 में इनका देहांत भी हो गया। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। आलोचना से क्या तात्पर्य है? पुलकित, इसमें एक वर्ड आया ना, आलोचना, तो आलोचना से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य टालीना? नहीं, कंपैरिजन तो तुलना है। आलोचना से तात्पर्य क्या है? मैंने इंग्लिश नहीं पूछी, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ। आलोचना क्रिटिसाइज करना, जो आलोचक होते हैं उनको क्रिटिक्स कहते हैं। क्रिटिक्स का क्या काम होता है? 2 वर्ड होते हैं, निंदा करना और प्रशंसा करना, है ना। आलोचना वो चीज है जिसमें निंदा भी है और प्रशंसा भी। कि मैं आपको कहूं मेरी आलोचना कीजिए, तो आलोचना करने का ये मतलब नहीं है कि आप मेरे में सिर्फ नेगेटिव वो ढूंढ लें या मेरी प्रशंसा में स्तुति गायन करें। आलोचना वो है किसी तथ्य को पूरी तरह से उसकी विवेचना करना। तो उन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, मतलब किसी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को सामने रखकर उन रचनाओं को सोचते हुए उसके गुण और अवगुण दोनों बताना और उस जो रचना है उसका सार बताना, है
है ना। तो ये भी उनकी रचनाओं में शामिल था, आलोचनात्मक, कल बताया था ना मैंने। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में प्रस्तुत है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। छंद जहां बंधे होते हैं ना, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये जो चीजें होती हैं इनमें कुछ रूल होते हैं। जैसे दोहा है वो 2 पंक्तियों में लिखा गया जाता है, चौपाई जो है वो 4 पंक्तियों में लिखी जाती है, 13 मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है ना, ये अलग अलग है। तो इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया कि किसी भी नियम में नहीं है कविता, वो कविता है, उसे गाया जा सकता है, लेकिन वो कविता के जो नियम है परंपरागत उनसे अलग है। मुक्त छंद मतलब छोटे छोटे उन्होंने छंद बनाए हैं, वो किसी पर्टिकुलर उसमें परिवेश में नहीं बंधे हुए। ओके। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी, कि शोषित जिसका शोषण किया जाता है और शोषक वो वर्ग जो शोषण करता है। तो जमींदार जो वर्ग था वो क्या था? शोषक था। और जो किसान वर्ग था वो क्या था? शोषित। तो शोषित के प्रति कि मतलब जो दीन अवस्था में है उनके प्रति उनका लगाव था और उनके खिलाफ उन्होंने रचनाएं की है, शोषक वर्ग के खिलाफ। ठीक है। हमारी जो कविता उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कहते ना कि हर टूटना गलत नहीं होता, बीज के टूटने से अंकुरण होता है। ओके। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमें साहित्य सोचने पर मजबूर करता है। हम बहुत सारे विषय जिनसे अवगत नहीं होते, साहित्य हमें उन विषयों से अवगत कराता है। उसकी जितनी भी संबंधित बातें होती है उनका ज्ञान कराता है और कभी कभी हमारे ज्ञान चक्षु भी खोलता है। ओके। हमने 9th में कविता पढ़ी थी, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पढ़ी थी ना। उसमें एक पंक्ति थी कि इसे किसकी तरह लिखा जाना चाहिए, इस समस्या को प्रश्न की तरह। क्यों? क्योंकि प्रश्न का हल खोजा जाता है और विवरण को सिर्फ लिखा जाता है। तो वही कि साहित्य में जो प्रश्न कभी कभी उठते हैं वो प्रश्न हमें कभी कभी हमारा हृदय परिवर्तन कर देते हैं। साहित्य में वो क्षमता होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। बुक नहीं है और किसके पास नहीं? क्यों नहीं लाया? पता नहीं था हिंदी का पीरियड। ठीक है, मैं कहाँ ढूंढूंगी बात। यस, हमारी कविता है उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर गोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ कवि को ऐसा लगता है कि बादल लोगों के जीवन में नए नवचेतना, उत्साह और नए जीवन का संचार कर सकते हैं। अतः वह बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादल गरजो। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि साधारण तरीके से ना आए बादल, गर्जना, क्योंकि यदि हम समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए हमें उत्साह की जरूरत होती है और वो उत्साह तभी आएगा जब हमारे मन में किसी तरह का जोश होगा। बादल सीधे आए और बरसकर चले जाए, है ना, केवल फुहार दे, इन चीजों से परिवर्तन नहीं होता।
जब बादल गरजेंगे और मूसलाधार बारिश करेंगे तभी लोगों के जीवन में आशा का संचार होगा। इसीलिए कवि बादलों को कह रहा है कि हे बादलों आओ और जोर जोर से गरजो। घेर घेर गोर गगन दाराधरो, दाराधर बादल का पर्यायवाची है बेटा, कि हे बादलों तुम घिर घिर कर आओ, घुमड़ घुमड़ कर आओ और इस पूरे आकाश को ढक लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि हे बादलों तुम ललित ललित, कि तुम सुंदर सुंदर हो, घुंघराले घुंघराले मतलब बच्चों के जो काले केश होते हैं घुंघराले, कि बच्चों के काले काले घुंघराले केशों की तरह तुम अत्यंत ही सुंदर सुंदर हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और ऐसा लगता है कि तुम बच्चों की कल्पनाओं में पाले जाते हो और उनकी कल्पनाओं के लिए पाल का कार्य करते हो। पाल नाव में लगा हुआ एक कपड़ा होता है जो नाव को दिशा देता है। ऐसे ही बादलों को जब कोई बच्चा देखता है तो उसकी सोच को एक दिशा मिलती है। ऐसे ही लोग जब बादल को देखेंगे तो उनमें भी नई सोच का विकास होगा और एक नई आशा का संचार उसमें होगा। इसीलिए यहाँ कवि ने बादलों को पाल के समान बताया है कि तुम बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे के घुंघराले बालों के समान बहुत सुंदर सुंदर हो, उनकी कल्पनाओं में पाले जाते हो और कल्पनाओं के लिए पाल का कार्य करते हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कि तुम्हारे हृदय में, है ना, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान एक ताकत छिपी हुई है, कि जिस प्रकार एक कवि अपने हृदय में जो ताकत छिपी है उससे समाज में परिवर्तन ला देता है, तो कि तुम्हारे अंदर भी बिजली, क्योंकि बादलों के आने से पहले जो बिजली चमकती है वो लोगों के मन में आशा जगाती है कि बारिश होगी और हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो कि तुम्हारे हृदय में जो बिजली रूपी शक्ति छिपी है उसका तुम प्रयोग करो और लोगों को नया जीवन प्रदान करो, कि हे नया जीवन देने वाले बादलों, तुम्हारे हृदय में जो बिजली रूपी शक्ति छिपी है उसका तुम प्रयोग करो और लोगों के जीवन में नई आशा का संचार कर दो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, और तुम्हारे अंदर जो वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति छिपी है, वज्र जो है एक इंद्र का अस्त्र माना जाता है जिससे सारी चीजें नष्ट हो जाती है, सबसे कठोर माना जाता है, तो कि तुम्हारे भीतर वज्र जैसी जो शक्ति छिपी है उसका तुम प्रयोग करो और लोगों की जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी निराशाएं हैं और जितने भी उनमें वो छिपा हुआ विषमताएं जो छिपी है उनके जीवन में, तुम आओ और उस वज्र की शक्ति से उनका नाश कर दो। कि किसान जो यहाँ पर दुखी बैठा है, लोग जो गर्मी के कारण व्याकुल हैं, है ना, और किसान जो आस छोड़ चुके हैं अच्छी फसलों की, तो तुम आओ और अपनी वज्र रूपी शक्ति से उनकी इन निराशाओं का नाश कर दो, फिर भर दो। वज्र छिपा नूतन कविता, की उनके मन में जीने की जो आशा है उसका संचार करो, उनके मन में उत्साह का संचार करो और बादलों गरजो। ठीक है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ कवि फिर कह रहा है कि विकल विकल उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, कि इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण, निदाग मतलब ताप, गर्मी, कि इस तेज गर्मी, इस ताप के कारण विश्व के सारे लोग अत्यंत ही व्याकुल और अनमने हैं। अब यहाँ एक सीधा अर्थ गर्मी से है और दूसरा क्या है कि समाज में जो ये विषमताएं, जो बुराइयां, जो शोषण फैला है, उसके कारण यहाँ के लोग अत्यंत ही व्याकुल और अनमने से हैं, है ना। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, तो कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए अनंत बादलों, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि तुम इस तपती हुई धरा को अपने शीतल शीतल जल से ठंडी कर दो, हे बादलों गरजो और बरसो। यहाँ कवि उन लोगों का आह्वान कर रहा है
जो समाज में नई चेतना लाने का, परिवर्तन लाने का साहस रखते हैं। कवि उनका आह्वान करते हुए कहता है कि तुम अपने हृदय में जो शक्ति छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर परिवर्तन करने की जो क्षमता है, उसका तुम प्रयोग करो और विश्व के जो लोग निराशा में गिर चुके हैं उन्हें पुनः जगाओ, उनमें नए जीवन का, नई आशाओं का संचार करो और अज्ञात दिशाओं से, क्योंकि परिवर्तन कोई भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक पॉपुलर पर्सनैलिटी है वही परिवर्तन करेगा। आज हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति अचानक से उठ खड़ा हो जो समाज में लहर लाने की क्षमता रखता हो। तो कवि ऐसे लोगों का कि जो सोचते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, उनका आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम जागो, उठो और अपने माध्यम से चाहे कार्य करो, चाहे किसी भी तरह की कोई रचना करो, लोगों के जीवन में जो निराशा फैली है उस निराशा को दूर करो। हे बादलों आओ, तुम बरसो और गरजो। ये है हमारी कविता उत्साह। जैसे यहाँ पर आया था ना, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तो इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे? तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ है तपती हुई धरती, और दूसरे शब्दों में यह उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया है जो इन सामाजिक विषमताओं से अत्यंत पीड़ित है। ओके, ठीक है, आगे चलो मैं दूसरी कविता पर। हमारी दूसरी जो कविता है बेटा वो है अट नहीं रही है। ठीक है, इसमें वसंत ऋतु में जो फागुन का महीना आता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है फागुन के महीने में, होली। कब मनाया जाता है? हम निबंध की पहली लाइन लिखते थे छोटी क्लासों में। होली हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और अमावस्या को मनाया जाने वाला फेस्टिवल दिवाली। कौन से महीने की अमावस्या? कार्तिक, है ना? ठीक है, तो वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में कौन सा बड़ा त्योहार आता है? एक और आता है ना, वसंत पंचमी, है ना? किसकी पूजा की जाती है? कौन से रंग का महत्व होता है? व्हाइट, पीले रंग का, है ना? तो फाल्गुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वसंत ऋतु में आता है। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। हम खुद यदि अनुभव करें, मतलब इन दिनों में तो मच्छर है, लेकिन जब खेतों की तरफ हम जाए बेटा तो वहां सरसों पकी हुई है ना? पीले पीले फूल की एकदम येलो, हरे हरे पत्ते और ऊपर ऊपर येलो येलो फूल, उन फूलों के ऊपर तितलियां मंडराती हुई। इवन अपने गार्डन में भी निकलो, अगर इस तरफ झांकोगे तो गुलाब लगे हुए हैं हर कलर के, और गार्डन में नए पत्ते होते हैं। ठीक है कि वो इतना फ्लावर और ये नहीं है तो तितलियां, भंवरे, ये चीजें नहीं होती, लेकिन यदि एक्चुअली हम किसी फ्लावर वाले गार्डन में चले जाए तो वहां जो सौंदर्य है वो इस मौसम में, क्योंकि बारिश के बाद तेज सर्दी से तो पौधे और पत्ते नष्ट होते हैं, लेकिन अब जब सर्दी कम होने लगती है तो नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, और इसकी वजह से पक्षी खुश, सारे जो ये कीट पतंग होते हैं, तितलियां और ये सब खुश, और इनको देख के कौन खुश? हम खुश, है ना? तो कि सबसे सुंदर मास माना जाता है, और उसी महीने का वर्णन कवि ने अपनी इन पंक्तियों में किया है। अट नहीं रही है, अट, सट और पट, तीन शब्द आएंगे, तीनों का अर्थ है समाना, है ना? समाना, भीतर उतरना। ओके, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। यहाँ अट मतलब समाना या छा जाना, आभा मतलब कांति या सुंदरता। ठीक है, फागुन हिंदू महीने का एक माह। ओके, तन मतलब शरीर, सटना मतलब सीमित होना, समाना, सांस सुगंधित वायु, पर मतलब पंख होता है तो पंख पंख। ओके, नभ किसका पर्यायवाची है? आकाश, उर मतलब हृदय, वक्ष स्थल। ओके, तन मतलब शरीर,
तन में कौन सा महीना? फागुन महीना है बेटा। मंद मतलब धीमी, पुष्पमाल फूलों की बनी हुई माला, पाट पाट जगह जगह, स्थान स्थान, शोभाश्री सुंदरता के लिए एक शब्द आया है, और पट मतलब समाना। अट सट पट तीनों शब्दों का अर्थ समाना है। ठीक है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि यहाँ कवि वसंत ऋतु के फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि फागुन महीने में प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि ऐसा लगता है वो प्रकृति में समा नहीं रहा है, कि सौंदर्य अधिक है और प्रकृति में जगह कम है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन की जो आभा है वो इस प्रकृति में नहीं समा पा रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, और फागुन महीने में सुंदरता इतनी अधिक है कि हमारे शरीर में भी वो सौंदर्य नहीं उतर पा रहा है, कि हम यदि चाहें कि इस सौंदर्य को अपने मन में, अपने हृदय में उतार ले, तो सौंदर्य इतना अधिक है कि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आंखें तक कम पड़ जाती हैं इस सौंदर्य को निहारने में और इस सौंदर्य को अपने भीतर उतारने में। कहीं सांस लेते हो गरगर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। कवि ऐसा मान रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है फागुन महीना सांस ले रहा है और उसके सांसों की खुशबू हर घर घर में फैली है और पूरे वातावरण को सुगंधित बना रही है, कि चारों तरफ इतने फूल बिखरे होते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस में फूलों की खुशबू जाती है। तो कवि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कहता है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फागुन महीना सांस ले रहा है और उसके सांसों की मंद मंद खुशबू चारों तरफ फैली है और घर घर सुगंधित हो रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि अपनी सांसों से तुम घर घर महका रहे हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और चारों तरफ पक्षी पंख फैलाए आकाश में उड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा वातावरण पंखों वाला हो गया है और हमारा मन भी इतना खुश हो जाता है कि हमें लगता है कि हम भी इस सौंदर्य के साथ साथ आकाश में उड़ रहे हैं, कि तुम मन पर पंख लगा देते हो, कि मन बेफिक्र होकर आकाश में उड़ने लगता है। इतने लोग फागुन के सौंदर्य को देखकर खुश हो जाते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही। कवि कहता है कि यदि मैं चाहूं मैं इस सौंदर्य से आंख हटा लूं तो मैं विवश हो जाता हूं। इस जादुई सम्मोहन से मैं अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं हटा पा रहा हूं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि हर तरफ जो डालियां हैं वो पत्तों से लदी है। कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं फूलों के लाल लाल पत्ते हैं, कि रंग बिरंगे फूल खिले हैं, डालियां नए पत्तों से सजी है, तो कि हर तरफ हरियाली नजर आती है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमान, और ऐसा लगता है कि चारों तरफ जो फूल खिले हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है फागुन के महीने ने अपने गले में फूलों की बनी हुई एक माला पहन रखी है, जिसकी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। ठीक है। कहीं पड़ी है उर्मे, कि ऐसा लगता है फागुन के हृदय पर, फागुन के वक्ष स्थल पर फूलों की बनी हुई एक माला पड़ी है, जिसकी मंद गंध चारों तरफ फैल रही है, कि भीनी भीनी खुशबू वाले फूलों की बनी हुई माला फागुन ने अपने वक्ष स्थल पर धारण कर रखी है, और जिसकी वजह से पूरा वातावरण क्या हो रहा है? सुगंधित हो रहा है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, और जगह जगह इतनी सुंदरता फैली हुई है कि लग रहा है वो सुंदरता उस जगह समा ही नहीं पा रही है, कि सौंदर्य इतना अधिक है और स्थान कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि जगह और होती तो फागुन शायद और भी अधिक सुंदर होता, कि फागुन इतना अधिक सुंदर लग रहा है, इतना अधिक मादक लग रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्थान कम पड़ रहा है उस सौंदर्य को अपने अंदर समाने। ये ठीक है। अब इस कविता से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है बेटा, उसमें आपका उत्तर क्या होगा? फागुन के सौंदर्य का वर्णन। जैसे पंक्ति का आशय स्पष्ट करो, पाट पाट शोभा सी पट नहीं रही है। इन पंक्तियों का
स्पष्ट करो। किसका वर्णन करोगे? फागुन के सौंदर्य का। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। क्या करोगे? फागुन के सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, पत्तों से लहदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पंक्ति का आशय स्पष्ट किया करो। क्या करोगे? फागुन के सौंदर्य का वर्णन। मतलब अगर ऐसी कविताएं आ जाती है तो बहुत सीधे सरल शब्दों में जो फागुन का महीना है उसके सौंदर्य का वर्णन करना है, चाहे तुमने देखा हो चाहे नहीं देखा हो, है ना। लेकिन अगर हम प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं तो सिंपल क्या आएगा? वही कि सुंदर फूल है, तितली उड़ रही है, वो हो रहा है, मन खुश हो रहा है, यही सारी चीजें। तो बहुत बार आई हुई है ये कविता कि मैंने जितने पेपर्स देखे हैं तो उनमें बहुत बार उत्साह और ये कविता भी आती है। ओके, तो आपको इनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। जैसे उत्साह जैसी कविता जो होती है तो ये 2 अर्थ देती है, लेकिन फागुन जो कविता है वो अपने आप में एक ही अर्थ देती है, सिर्फ फागुन के महीने के सौंदर्य का वर्णन। कवि निराला ने नव जीवन वाले शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया है? इनकी क्या विशेषता है? विशेषता में श बड़ा कर, षटकोण वाला। ओके, कवि निराला ने नव जीवन वाले किनके लिए प्रयोग किया है? इनकी क्या विशेषता है? विशेषता किसके लिए किया है नवजीवन वाले? बादलों के लिए। ठीक है ना। अब इनकी क्या विशेषता है? ये सुंदर है ना, घुंघराले हैं, बच्चों की कल्पनाओं को वो करते हैं, लोगों में नई आशा, नई चेतना, नए जीवन का संचार करते हैं। ठीक है, तपती हुई धरती से लोगों को और जलन से, जो तापमान है उसके जलन से लोगों को ठंडक दिलाते हैं, धरती को शीतल करते हैं। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में फाल्गुन माह के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अट नहीं रही कविता के आधार पर फाल्गुन मास के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपकी कॉपी में होना चाहिए। ओके।